Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 जुलाई 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दोस्तों कई बार हमने आईएनएसटीसी कॉरिडोर के बारे में बात की है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। बताना है कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर में कौन कौन से देश इन्वॉल्व्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिया म्यांमार जापान, या ऑप्शन नंबर बी इंडिया ईरान रशिया, या ऑप्शन नंबर सी इंडिया इंडोनेशिया सिंगापुर, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों त्रिपुरा से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग या कह लो भयानक खबर निकल कर आ रही है। पता ये चला है कि त्रिपुरा में 828 स्टूडेंट्स के अंदर में एचआईवी इन्फेक्शन पाया गया। अब यहाँ पर बात है स्टूडेंट्स की, वो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस जा रहे हैं, उनमें ये एचआईवी इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल 1500 के आसपास इस प्रकार के एचआईवी और एड्स के नए केसेस निकल कर आ रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत होगी दोस्तों, क्योंकि त्रिपुरा हाई अलर्ट पर है इस एचआईवी स्प्रेड के बाद। जो बच्चों के पेरेंट्स उनमें एक दहशत बैठ गई है, क्योंकि उनके बच्चे जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, पता ये चल रहा है कि इतनी तेज़ी से ये एचआईवी इन्फेक्शन पाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर मोटा मोटा डेटा पता चला है। अगर थोड़ा और बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन और गंभीर हो सकती है, ऐसा भी रिपोर्ट्स के अंदर अनुमान लगाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इतने सारे बच्चों में ये एचआईवी इन्फेक्शन फैला कैसे, इसके पीछे का कारण बहुत शॉकिंग है। अब वो कारण क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बेस जान लो कि ये आखिरकार एचआईवी इन्फेक्शन होता क्या है। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो कि एक इंसान के इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है। अब दोस्तों इम्यून सिस्टम का जो काम है वो तो आपको पता है, ह्यूमन बॉडी में अगर किसी इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कितनी भी भयानक कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसको आराम से वो झेल सकता है या उससे लड़ सकता है। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वहीं पर बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो छोटी से छोटी बीमारी, हल्की से हल्की बीमारी उसके लिए जानलेवा बन सकती है। अब ये जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वही वायरस है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो CD4 इम्यून सेल्स हैं इनको डैमेज करता है। दोस्तों CD4 इम्यून सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हमारी बॉडी इन्फेक्शन या दूसरे बीमारी से लड़ सके। और बताया ये भी आ जाता है कि देखो समय के साथ में जो एचआईवी है, ये जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक इंसान के इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देता है कि उस इंसान का शरीर कैंसर या दूसरे और प्रकार के इन्फेक्शन को फिर झेल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो एचआईवी है दोस्तों, ये ट्रांसमिट भी हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये बीमारी आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बॉडी फ्लूइड के माध्यम से, जैसे ब्लड हो गया है ना, ब्लड आपने अगर ट्रांसफ्यूज़ किया है किसी दूसरे इंसान में, यानी मान लो किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है और उसका ब्लड किसी नॉर्मल इंसान को चढ़ा दिया, वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा।
या सीमेन है, वेजिनल फ्लूइड्स हैं या ब्रेस्ट मिल्क है, ये वो दोस्तों कह सकते हैं रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से एचआईवी वायरस ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसकी सिवेरिटी की जब बात आती है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बताया गया है कि अगर इस वायरस को देखते हुए हमने कोई एक्शन नहीं लिया और ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया तो यही वायरस दोस्तों एड्स में डेवलप हो जाता है। एड्स क्या है? यह है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टेज। तो एचआईवी को ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना देना, वही दोस्तों एचआईवी फिर एड्स का कारण बनता है। और यहाँ पर अगेन छोटा इन्फेक्शन भी एक इंसान की मौत का कारण बन जाता है जब एक इंसान एड्स से गुजर रहा होता है या जब वो इंसान एड्स वाली स्टेज में होता है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है दोस्तों? देखो, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से जो एक ट्रीटमेंट होता है कि हाँ इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा, वैसा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं या एक थेरेपी है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। इस प्रकार के इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए हमारे पास में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है दोस्तों। यहाँ पर कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि जो ये वायरस है ये बॉडी में रेप्लिकेट ना हो सके, यानी मल्टीप्लाई ना हो सके, क्योंकि ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर में लगातार मल्टीप्लाई होता चले जाता है और एक इंसान के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इसी थेरेपी से जो आपके CD4 इम्यून सेल्स है दोस्तों, वो वापस से मजबूत होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये वही सेल्स हैं जो आपके बॉडी को इन्फेक्शन या बीमारी से बचा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, मतलब प्रॉपर इसको जड़ से ठीक करने के लिए फिर भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये थेरेपी है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आगे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इतने सारे बच्चों में ये HIV ट्रांसमिट हुआ कैसे? क्योंकि ट्रांसमिशन हुआ होगा तभी तो यहाँ पर 800-900 बच्चों में ये इन्फेक्शन पाया जा रहा है। दोस्तों, ट्रांसमिशन के पीछे का रीज़न बताया जा रहा है ड्रग एब्यूज़। जो ये बच्चे हैं त्रिपुरा के अंदर में ज़्यादातर इंजेक्टेबल ड्रग के प्रति एडिक्ट हैं, इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स ले रहे हैं वो, ये यहाँ पर एक मेन रीज़न है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब ड्रग्स ले रहे होंगे तो एक साथ ही बैठे होंगे वो सब। जब बैठते होंगे तो जो नीडल होती है, जो सुई होती है उस इंजेक्शन की दोस्तों, वो आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो एक ने यहाँ पर यूज़ किया, फिर दूसरा यहाँ पर यूज़ कर रहा है, फिर तीसरा यूज़ कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों जो HIV है वो एक से अनेक में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो ये वायरस है वो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नई सुई या नई नीडल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वही सेम नीडल का यूज़ किया जा रहा है, वही आपस में घूम रहा है। इससे दोस्तों ये पर्टिकुलर HIV ट्रांसमिट हुआ है, ऐसा इन रिपोर्ट्स का कहना है। और ये बात त्रिपुरा की जो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, जिसको बोलते हैं TSACS, इन्होंने भी यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया है। तो ये है दोस्तों मेन कारण। अब क्वेश्चन ये है, ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं, बच्चों तक कहाँ से पहुँच रहे हैं, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर सवाल ये भी है, क्या पेरेंट्स इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं? तो दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस की, तो मेंशन भी किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है, जितने पैसों की ज़रूरत है, आराम से उनको दे दिया गया, ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है ना कुछ, जिस वजह से यहाँ पर उनका बच्चा ऐसे स्टेज में आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और देखना होगा इनके पास में ड्रग्स आ कहाँ से रहे। इलीगल है भाई, सिंपल सी बात है, नहीं यूज़ कर सकते। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, भैया देखो इंटरनेशनल बाउंड्री है, त्रिपुरा एक लंबी चौड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो जो ड्रग्स है हो सकता है इसकी स्मगलिंग हो रही हो त्रिपुरा के अंदर में, है ना। तो उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए बोला जा रहा है एक्शन लेने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए इसके ऊपर में, आज त्रिपुरा, कल कोई और स्टेट हो जाएगा। फिर आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने एक आर्टिकल देखा, वैसे और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज के अखबार के अंदर में जो बहुत रेलिवेंट हैं। सभी आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं हम यहाँ पे, और उस सब इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आपके जो प्रिंटेड फॉर्म में रेडीमेड नोट्स आपको तैयार करके मिल जाते हैं इस ग्रुप में। ऐसा PDF मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF आपको मिलता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए बेनिफिशियल होगा।
फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका सारा का सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा, वीडियो देख पाए नहीं देख पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा कंटेंट, सारे नोट्स आपके अपलोड हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है, अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, रात में सोने से पहले उस पीडीएफ को रिवाइज़ कर लोगे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होगी। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि ये सारी चीज़ें या ये ग्रुप का एक्सेस आपको बहुत ही मिनिमम फ़ी पेमेंट पर मिलता है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा दोस्तों, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। एक और ऑप्शन है, ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले ग्रुप क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं, कंप्लीटली अच्छी तरीके से देख लो, संतुष्ट हो जाना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है? बाकी मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे यार लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस किया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, उसको अचीव करना है। आगे भी याद दिलाने वाला हूँ, तो ये टारगेट पहुँचाना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज का न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रंट पेज पर ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, वो ये है। इस टॉपिक को दोस्तों आप सभी लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रेजेंस मस्ट एंड। ये बात खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंशन करते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो क्या बोलते हैं कि करंट समय पर जो हमारी प्रिजन्स हैं, यानी जो हमारी जेल हैं, उन जेलों में बहुत समस्याएं हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आ रही है कि इन जेलों के अंदर जो कैदी प्रेजेंट हैं, उनके साथ में अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, जाति के आधार पर भेदभाव कर रही हैं। ऐसा यहाँ पर सीजीआई ने मेंशन किया है, और ये यहाँ पर इसकी गुहार लगाते हैं कि इस प्रकार का जो भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। अब ये कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन भी करते हैं। इनका कहना यह है कि इन्होंने अलग अलग जेलों के जो मैनुअल्स हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या रूल्स हैं, वो पढ़े हैं। उनमें एक जगह पर मेंशन किया गया है कि भाई एक स्कैवेंजर क्लास किसी जेल में मेंशन कर रखी है। फिर दूसरे पॉइंट पर इन्होंने यहाँ पर एक और बात रेफ़र की। दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर ये रेफ़र करते हैं कि ऐसा पैराग्राफ जहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो इम्प्रिजनमेंट है, जो स्पेशली यहाँ पर जेल है, उस जेल के अंदर जो सज़ा दी जा रही है, और मान लो किसी को सिंपल सज़ा दी गई है, थोड़े समय के लिए दी गई है, तो वो जो व्यक्ति जेल में बंद है उससे साफ सफाई नहीं करवाई जाएगी। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और साफ सफाई उससे कब तक नहीं करवाई जाएगी? जब तक वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग नहीं करता है। ये चीज़ हो रही है यार, ये है डिस्क्रिमिनेशन। कि हाँ भाई, एक व्यक्ति है जिसको सिंपल तरीके से जेल हुई है, थोड़े समय के लिए है, अगर वो एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है तब तक उसे साफ सफाई नहीं करवाई जाएगी। अगर वो कर रहा है तो साफ सफाई में आप समझ रहे हो, झाड़ू पोछा करना, टॉयलेट साफ करवाना, वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। और ऐसा ही केस यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकल गया। मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और ये बोला कि यहाँ पर मान लो एक अपराधी है, और वो जो अपराधी है वो मान लो एक डिनोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करता है। तो अगर डिनोटिफाइड ट्राइब से वो बिलोंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कह सकते हैं उसको हैबिचुअल क्रिमिनल माना जा रहा है, कि वो शुरू से ही अपराधी है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी चल रही है आज के समय पर, स्पेशली जेलों के अंदर भी, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की मांग की है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। कोर्ट ने यहाँ पर बोला है हमारी गवर्नमेंट से, स्पेशली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि भाई आप चेक कीजिए इन चीज़ों को कि आखिरकार चल क्या रहा है। फिर साथ ही साथ में ये भी मेंशन किया गया, अभी इस बार जनवरी का ही केस है, जनवरी में कोर्ट ने यह भी देखा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब 10 राज्य दोस्तों ऐसे आ रहे हैं जिनके जेलों का जो नियम है उस नियम में भेदभाव है कास्ट को देखते हुए। अब वो जेल कौन कौन से राज्यों की बात हो रही है? सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, देन वेस्ट बंगाल है, देन ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। ये दोस्तों यहाँ पर वो स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती लेबर का काम करवाया जा रहा है। ये सब काम केवल और केवल जातियों के आधार पर बांट दिया गया है। तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो ये आर्टिकल क्या है दोस्तों? आई होप आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है।
लेकिन केवल आर्टिकल से काम नहीं होगा, ये तो आपने न्यूज़पेपर का जो खबर है वो पढ़ लिया। एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछा जाएगा आपसे तो इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आ सकता है, मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, एस्से में आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अब उस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, अलग से नोट्स कवर करते हैं इसके। तो दोस्तों न्यूज़ आपको समझ में आ गया, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं हमारे पास में क्या क्या प्रोविजंस हैं और वो सभी प्रोविजंस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बताया गया कि पिछले कुछ समय पर भी इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टांसेस नज़र आए हैं, ऐसे सिनेरियोज़ यहाँ पर देखने को मिले। तो एक पीआईएल है, उसने एक्सपोज किया कुछ ऐसे केसेस मध्य प्रदेश से नज़र आए, दिल्ली से नज़र आए, तमिलनाडु से भी नज़र आए, जहाँ पर जो कुकिंग वाला काम है, खाना पकाने का काम कुछ ही डोमिनेंट कास्ट को दे दिया गया, जबकि जो लोअर कास्ट है, कुछ स्पेसिफिक लोअर कास्ट हैं, उनको यहाँ पर केवल साफ़ सफाई का काम दिया गया है, झाड़ू पोछा या टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करना, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट सिस्टम है दोस्तों, जो जेल है करंट समय पर, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं, बांट दिया गया है काम, वो भी कास्ट के बेसिस पर। उसके अलावा कास्ट बेस्ड लेबर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं कॉलोनियल इंडिया के ही अवशेष हैं। अंग्रेज़ हम पे रूल करके गए, उन्हीं की ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगी। और उस समय से अभी तक हम जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक जेल के अंदर जो कैदी बंद है उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन भी करता है। उसके जो हक मिले हैं संविधान के थ्रू, उन हकों का वायलेशन भी हो रहा है। कैसे, आगे मैं बताता हूँ। फिर पिटीशन ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि जो प्रिजन मैनुअल्स हैं, ये जंगल बोल रहा हूँ, ये जो जेल है स्पेशली, यहाँ पर जो रूल्स हैं करंट समय पर अलग अलग राज्यों में, यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है कि आप इन रूल्स को अलग से पढ़िए। जैसे पहला रूल है राजस्थान प्रिजन रूल्स 1951। तो राजस्थान का जो ये नियम है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो मेहतार्स हैं उनको टॉयलेट का काम सौंप दिया गया, और जो ब्राह्मण्स हैं इनको किचन का काम सौंपा गया है बेस्ड ऑन दी कास्ट। ये रूल्स में मेंशन किया गया है। फिर बात हो रही है तमिलनाडु के एक और सेंट्रल जेल की, जिसका नाम है पलायम कोटाई जेल। तो दोस्तों इस वाले जेल में भी ऐसे ही यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, कुछ काम को सेपरेट कर दिया गया है थेवार, नडार, पलार के बीच में। फिर ऐसे ही दोस्तों वेस्ट बंगाल का केस भी नज़र आया। वेस्ट बंगाल के अंदर भी मेंशन किया जा रहा है जो भी साफ सफाई का काम है, झाड़ू पोंछू का काम है, वो सब यहाँ पर अलग अलग कास्ट को सौंपा गया है, दूसरे वर्ग दूसरी कास्ट को। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, 2003 के हमारे पास में मॉडल प्रिजन मैनुअल गाइडलाइंस हैं, जेलों के लिए कुछ नए नियम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पिटीशन है वो 2003 के मॉडल प्रिजन मैनुअल को भी रेफ़र करता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा काम करना होगा, और इन गाइडलाइंस ने थोड़ा सा जो भी ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। बट वो जो आवाज़ है दोस्तों, उसको स्ट्रांगली हमें उठाना होगा, क्योंकि बात यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की भी है। क्योंकि इन पिटीशन ने यह भी आर्गू किया है कि जो एक व्यक्ति है, मान लो उसने अपराध कर लिया है, वो जेल में चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट छीन लिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार उसके हट गए हैं। अधिकार तो उसके बने रहेंगे ना, तो वो अधिकार ना छीने जाएं, स्पेशली वहाँ पर जाकर। फिर बात है कॉल फॉर रिपील ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस। यही पिटीशंस कोर्ट के अंदर में जारी की गई है। उन पिटीशंस में मांग की गई है कि हमें ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को हटाना होगा। अलग अलग स्टेट के प्रेजेंट रूल्स के अंदर में से नियमों में ही जब वो मेंशन कर रखे हैं तो वो इम्प्लीमेंट होंगे ही, तो वहीं से उसको हटाना होगा, क्योंकि एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो ही प्रेजेंट सिस्टम में ही क्यों ना हो। फिर बात आती है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, वो देखिए दोस्तों। तीन जज की जो एक बेंच है वो बैठती है, उस बेंच को हेड कर रहे होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने यहाँ पर ये बोला 10 राज्यों में उनके जो नियम हैं वो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पैदा कर रहे हैं, और वो 10 राज्यों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे कंप्लीट नाम नहीं थे, कंप्लीट नाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसमें है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये वो स्टेट्स है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। एक इम्पॉर्टेंट इशू है करंट समय पर, जिसको उठाने की ज़रूरत है, बड़े लेवल पर इसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें बढ़ती चलेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर यह सब स्थिति को देखते हुए एक नोटिस भेजा और राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से रिस्पॉन्स मांगा है 4 सप्ताह के अंदर अंदर कि ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ों को देखते हुए। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो ये नियम है, जो ये लॉज हैं, वो कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जेलों के अंदर अलाउ कर रहे हैं, जेल में कैसे चीज़ें चल पा रही हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों ये सब कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की नीतियां हैं जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो सोच आज भी बरकरार है। इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये जस्टिस सिस्टम खुद यहाँ पर अंग्रेज़ों की देन है, जहाँ पे फोकस किया गया है कि भाई जो भी कैदी है उसको सज़ा देना, उसके सुधारने के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हमेशा फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपराध किया है, अब वो जेल में बंद है, तो उस व्यक्ति को कह सकते हो रिफॉर्म किया जाए, उस व्यक्ति के अंदर सुधार किया जाए, या उसको पनिशमेंट दी जाए, उसको मार मार के मार दिया जाए, या उसके अंदर सुधार करने की कोशिश किया जाए कि हाँ भैया ये चीज़ वो सीख जाएगा, आगे एक अच्छा इंसान बनकर आएगा। ये सिस्टम होना चाहिए था। बट हम यहाँ पर रिफॉर्मेशन से ज़्यादा पनिशमेंट पे फोकस कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास में एक एक्ट है, प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, लगभग 130 ईयर्स पुराना है। इस एक्ट के अंदर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैदी के सुधार की कोई बात ही नहीं की है, सिर्फ पनिशमेंट ही और पनिशमेंट। और ऐसे कई सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों जहाँ पर ये बहुत सारी कमियाँ हैं, और वो लॉज सब कॉलोनियल समय के अंग्रेज़ों की देन है। चाहे वो 1894 का द प्रिजन्स एक्ट क्यों ना हो, चाहे वो 1900 का प्रिजनर्स एक्ट क्यों ना हो, या 1950 का द ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट क्यों ना हो। तो इन एक्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और इन सब को रिव्यू करके यहाँ पर मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लेकर आया गया था। और इसका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया। जो ये नया नियम है दोस्तों, ये नया मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लेकर आया गया है। यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि हम अपने जेलों की कंडीशंस को सुधारें, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके, इस पर भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि एक कैदी है, मतलब अब ये नहीं है कि उसके सारे के सारे जो यहाँ पर राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। फिर बात आती है प्रिजन मैनुअल्स की। तो ये स्टेट लेवल पर इस प्रकार के जो लॉज हैं दोस्तों वो डिफाइन किए जाते हैं। तो यहीं पर एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लगातार कई सारे राज्यों में देखा गया है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए भी है ये, क्योंकि हमारे संविधान को अगर हम देखते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये जो अनटचेबिलिटी या कास्ट बेस्ड नियम वगैरह है, इनके खिलाफ में प्रॉपर तरीके से प्रोविजन से प्रावधान मेंशन्ड हैं। और प्रावधान होने के बाद भी संविधान में इन सब चीज़ों के खिलाफ में चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अपनाया जा रहा है। ये हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन है। और इस प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड्स भी शेयर किए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर में। अब दोस्तों वो वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, यानी आगे हमें क्या करना चाहिए, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। दो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, इनको मॉडल प्रिजनल मैनुअल ऑफ 2016 को अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे कुछ पुराने नियम भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किए थे। 2016 का ये जो नियम आया था, ये नेल्सन मंडेला रूल 2015 के बेसिस पे तैयार किया गया था। तो यहाँ पे जो नियम थे, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की बात नहीं की गई थी। तो हमें वो वाले ऐसे लॉज को हमें लाना चाहिए, उनको रिलीज़ करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ऐसे केसेस में तुरंत जुडिशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जुडिशरीज को यहाँ पर आना होगा, इस मामले में उतरना होगा, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं इनको स्ट्राइक डाउन किया जा सके, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जा सके। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, सब एक समान माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर, ये बताया गया। इसके साथ साथ रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत है। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका हमें चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, नए नए सुधार कर सकें अपने इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर में। यह है दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड डेटा है, जो कि सभी चीज़ें मैंने आपके साथ में ये शेयर की हैं। ये सब कुछ भी आपको ग्रुप में मिल जाता है। आई होप बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर में। अब पेज नंबर 12 पर दोस्तों एक और आर्टिकल मेंशन्ड है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला। जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है, इसको जूम करते हैं आर्टिकल को। बात हो रही है एप्पल ने अलर्ट किया है अपने कुछ यूज़र्स को,
और बताया गया है कि अलर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन में पेगासस जैसा स्पाईवेयर पाया गया। इस वजह से यहाँ पर ये अलर्ट किया गया है। तो वेडनेसडे में 2 व्यक्तियों को अलर्ट पहुंचाया गया एप्पल की साइट से कि भाई उनके आईफोन में यह पेगासस स्पाईवेयर जैसा एक अटैक देखने को मिला है। और 2 व्यक्ति जो हैं वो नाम क्या है, दोनों पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ आपको नज़र आएंगी। इल्तिजा मुफ्ती जो कि एक पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, डॉटर हैं जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की। उसके अलावा पुष्पराज देश पांडे एक फाउंडर हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन के। तो ये 2 पर्सनालिटीज़ वो हैं जिनके ऊपर में कुछ ऐसा नज़र आया है। इन दोनों ने यहाँ पर द हिंदू के साथ में बातचीत भी की है। द हिंदू वालों को बताया है कि इनका जो मोबाइल है ये अपडेट हुआ और अपडेट होने के साथ में उनके जो डिवाइस हैं उस डिवाइस के अंदर में कुछ ऐसा नज़र आया, पेगासस जैसा स्पाईवेयर नज़र आया। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर जिससे यहाँ पर एक इंसान की मोबाइल से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। ऐसे काम करता है ये स्पाईवेयर। तो पेगासस एक प्रकार का ऐसा टूल है जिसको इजराइल के एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज़ ने डेवलप किया है। और इजराइल का जो ये एनएसओ ग्रुप है, इन्होंने कई सारे देशों को ये पेगासस स्पाईवेयर बेचा भी है। इस स्पाईवेयर का मेन फोकस यही था कि भैया जो भी व्यक्ति स्पेशली यहाँ पर टेररिज्म वाले जो केसेस हैं उनको थोड़ा सा टारगेट किया जा सके, उन सब चीज़ों की निगरानी रखी जा सके, देश की सिक्योरिटी के लिए लेकर आया जा सके। बट कई सारी अलग अलग देशों की सरकार ने इसको परचेज़ किया, सीक्रेटली परचेज़ किया इस पेगासस स्पाईवेयर को। और दोस्तों यहाँ पर परचेज़ करने के साथ साथ अपने देश में ही मान लो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन लोगों के ऊपर या कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उनके फ़ोन में ये स्पाईवेयर को लगाया गया ताकि जांच की जा सके उनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से वो डेटा निकाल रहे हैं। ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको परचेज़ किया है? इसको लेकर एक बवाल हुआ था, पता होगा साल 2022 में, काफ़ी लंबा बवाल हुआ था। 2021 में भी ये मैटर उठा था। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी तक यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि नहीं कि हमने यहाँ पर परचेज़ किया हुआ है। वैसे बताया जा रहा है कई सारे रिपोर्ट्स के थ्रू और यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको परचेज़ किया है। बट दोस्तों सरकार ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, ना ही मना किया है कि हमने पेगासस हार्डवेयर को परचेज़ किया है। और क्योंकि यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि भाई इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा ये आर्टिकल दिखा रहा है, जैसे ये मैंने इस पोर्शन को हाईलाइट भी कर दिया है। समझ गए? तो अभी ये आपको न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ गया कि चर्चाओं में एग्जैक्टली क्या नज़र आ रहा है। अब इस आर्टिकल को दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो हमें पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पता होना चाहिए। पेगासस स्पाईवेयर क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस स्पाईवेयर के बारे में। तो ये स्पाईवेयर एक हाईली इन्वेजिव मोबाइल सर्विलांस टूल है। एक इंसान के मोबाइल से बहुत सारा डेटा या उसका सभी डेटा निकालने के लिए इस प्रकार का स्पाईवेयर या जासूसी की जाती है। और जैसे आपको बता ही दिया है, इस स्पाईवेयर को डेवलप किया है इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस फर्म एनएसओ ग्रुप के माध्यम से, जो कि क्लेम करते हैं कि वो केवल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही यहाँ पर ये स्पाईवेयर बेचते हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्राइम और टेररिज्म से लड़ सकें। अब ये जो पेगासस है दोस्तों, यहाँ पर 0 क्लिक का मेथड भी इसमें अपनाया गया है। ये काम कैसे करता है, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है दोस्तों, आइए मैं एक फ़ोटो के माध्यम से समझाता हूँ, बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है पेगासस क्या होता है। पेगासस बेसिकली एक माइथोलॉजिकल उड़ने वाला घोड़ा है ना। इसी के बेसिस पर यहाँ पे नाम रख दिया गया पेगासस स्पाईवेयर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो ये स्पाईवेयर है ये आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। तो ये इंस्टॉल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में डाला जा सकता है। व्हाट्सएप पे आपको एक कॉल आएगी, उसके माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन में ये स्पाईवेयर आ जाएगा। लेकिन स्पाईवेयर आने के साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ पर जो कॉल वगैरह है वो सारी की जितने भी एविडेंस होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आई मैसेज के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर ये जो स्पाईवेयर है वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और जैसे ही यहाँ पर ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, इस मोबाइल फ़ोन से कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और कई सारी मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके सारे एसएमएस देखे जा सकते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया है, या आपके ईमेल्स शो किए जा सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट, रिकॉर्ड कॉल्स, व्हाट्सएप चैट, कैलेंडर, माइक्रोफोन एक्टिवेट किया जा सकता है। ये खतरनाक है। माइक्रोफोन एक्टिवेट क्या मतलब हो गया दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके मोबाइल फ़ोन में ये जो स्पाईवेयर है वो आ चुका है, उसे पता भी नहीं चला है।
वो कुछ अर्जेंट मीटिंग्स कर रहा है, उस मीटिंग के दौरान उसके माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है, सुना जा सकता है उस मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है। कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा को यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। ये सभी डेटा निकाला जा सकता है एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन से, जब उस मोबाइल फ़ोन में ये पेगासस स्पाईवेयर एंटर कर जाएगा तब। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है दोस्तों, इस स्पाईवेयर के मेन टारगेट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। जब बात करते हैं टारगेट की, तो कई सारी इन्वेस्टिगेशन और जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हमको ये बताया है कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है जर्नलिस्ट के ऊपर में निगरानी रखने के लिए। जो जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं या हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके जासूसी करने के लिए यहाँ पर इन स्पाईवेयर्स का यूज़ किया गया है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन पे इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके अपने दुश्मनों को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की है या दुश्मनों के ऊपर में जासूसी करने की कोशिश की है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है? तो उसमें दोस्तों सऊदी अरेबिया आता है, मैक्सिको आता है, इंडिया भी आता है, देन मोरक्को, देन हंगरी, देन अज़रबैजान एंड देन रवांडा। ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने इजराइल से ये स्पाईवेयर परचेज़ किया है, ये बताया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पेगासस स्पाईवेयर जो है ये एक इम्प्लीमेंट नहीं, कैसे यहाँ पर इसका एक असर देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, एक इंसान की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है उसको सबसे बड़ा खतरा है इस स्पाईवेयर से, है ना। उसके साथ साथ जो ग्रुप्स हैं वो करप्शन हो गया या उसको एक्सपोज कर सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप हैं जो करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं, है ना, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है इस पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके। उसके अलावा दोस्तों मेन चीज़ है जासूसी के मामले में, क्योंकि ये स्पाईवेयर इतना ख़तरनाक है। फिर मान लीजिए कोई देश है, बाहर का देश जो है वो आपके कंट्री में जासूसी कर सकता है इस स्पाईवेयर के माध्यम से, तो फॉरेन इंटरफेरेंस भी क्रिएट हो सकता है। ये इसका इम्पैक्ट है। अब एट द लास्ट सिचुएशन आती है चैलेंजेस की, क्योंकि सवाल ये भी होगा कि भैया स्पाईवेयर ही तो है, इसको पता लगाओ, ख़त्म करो, क्या दिक्कत है। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज हमको ये नज़र आता है, ये जो स्पाईवेयर है इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और चलिए एक बार पता लग गया तो इसको रिमूव करना और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना प्रेजेंस को पूरी तरह से छिपा देता है। स्पाईवेयर है, आपको भनक कहीं नहीं लगेगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में स्पाईवेयर है, समझ गए। उसके अलावा ये जो स्पाईवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसको रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। तो जो हमारा एनएसओ ग्रुप है उसके जो क्लाइंट है वो कॉमनली यहाँ पर डिनाई करते हैं और वो कहते हैं हमने इस स्पाईवेयर को केवल आतंकवाद जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बनाया है और इसका मिसयूज़ होता है, कहीं पर गलत उपयोग होता है, हमारा काम है सेल करना, अगर गलत उपयोग होता भी है तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो ग्रुप तो पीछे हट गया स्पाईवेयर बनाकर और दूसरे कंट्रीज़ को बेचकर, समझ गए। तो ये हो गया पेगासस स्पाईवेयर का होलिस्टिक मैटर। आगे आते हैं नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। ना दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। हमारे न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर आर्टिकल लोकेटेड है। बात हो रही है कास्ट सेंसस के बारे में। क्या होता है कास्ट सेंसस, आइए डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा ये टॉपिक थोड़े दिनों पहले भी चर्चाओं में था, मैंने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन नहीं किया था। आज मैं आपको सेंसस के बारे में बताऊँगा, जनगणना क्या होती है, उसका इतिहास क्या रहा है और अभी जनगणना लेट क्यों हो रही है। क्योंकि मैटर ये भी है दोस्तों, क्योंकि 2021 में हमारी नई जनगणना हो जानी चाहिए थी। आखिरी जो लेटेस्ट जनगणना हुई है जहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई है वो 2011 की है। उसी के हिसाब से हम सब कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि 2011 और 2024 की पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क है। अभी हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री भी बन चुके हैं। तो 2021 में जनगणना होनी थी, बट कई सारे रीजंस की वजह से डिले पे डिले होती चली गई। अब 2024 आ गया, इसके भी 6 महीने खत्म हो गए, अभी तक कोई जनगणना का नामो निशान नहीं है। तो उसी के बेसिस पर बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे केवल कास्ट सेंसस ही मैटर नहीं है, आपको समझना पूरा डेटा है। सेंसस होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काउंटिंग होती है, अब की बार क्या नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं, फिर हम समझेंगे ये जाति के आधार पर जनगणना क्या होती है। समझ गए। चलिए अब ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल में से प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर नोट्स निकाल के आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। करना क्या है, स्क्रीन पर देखते चलो, चीज़ों को समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो ये जनगणना है, ये जो सेंसस है, इसको कंडक्ट कौन करता है। चलिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए बात है 1949 की। 1949 के बाद से
जो ये सेंसस होता है इसको कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बॉडी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है या आपके वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिए जितने भी जनगणना, जितने भी सेंसस हुए हैं 1951 से अभी तक, ये सभी सेंसस हमारा जो 1948 का जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है इसके तहत किए गए हैं। आखिरी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है, आखिरी जनगणना जो हुई है वो हुई थी 2011 में। अगली जो होनी थी 2021 में, लेकिन वो हो नहीं पाई कोविड और वगैरह वगैरह कारण की वजह से। अभी आगे भी कोई नाम और निशान नहीं पता चल रहा है कि आगे की जनगणना कब होगी। तो जनगणना कौन कंडक्ट करता है ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो लेटेस्ट वाली जनगणना है यानी कि साल 2011 वाली, जरा इसके बारे में थोड़े 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2011 की जो जनगणना थी ये हमारी 15वीं नेशनल सेंसस है देश की, ध्यान रखना। अब जो आएगी वो 16वीं नेशनल सेंसस होगी। ठीक है, ये 15वीं सेंसस थी जो कि 1872 के बाद से लगातार कंडक्ट की गई थी। ध्यान रखिए 1872 वो समय है जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो देश आजाद ना होने से पहले लगातार जो जनगणना हो रही थी उसके हिसाब से साल 2011 वाली 15वीं नेशनल जनगणना थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद की अगर हम बात करेंगे तो वो 7वीं थी। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। 1947 के बाद से बात करेंगे तो 2011 वाली हमारी 7वीं नेशनल सेंसस है। चलिए, अब जो ये सेंसस है दोस्तों, इसको 2 फेसेस में कंडक्ट किया गया था। जैसे हाउसिंग सेंसस एंड पॉपुलेशन एनोमरेशन, जहां पे दोस्तों लोगों से जाके घर में पूछा जाता है, पता किया जाता है, डेटा निकाला जाता है, उसके बेसिस पे हम अपने देश की पॉपुलेशन का पता लगा पाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये सेंसस कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं दोस्तों। अगर हम देखते हैं इतिहास में, तो इतिहास में भी इसका नाम है। हमारे एंशेंट और मिडेवल इंडिया में भी सेंसस का यूज़ किया गया है। ऐसे कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं। बताया गया जो हमारा सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेदा की जब बात होती है, ऋग्वेदा में भी कुछ प्रकार का पॉपुलेशन काउंटिंग की बात की गई है। पॉपुलेशन काउंटिंग जैसी कुछ चीज़ें मेंटेन की गई थी 1800 एंड 600 बीसी के समय पर। फिर उसके अलावा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के थ्रू लिखा गया है 3rd सेंचुरी बीसी में, यहाँ पर भी दोस्तों पॉपुलेशन की गिनती की बात की गई है। साथ ही साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, मुगल किंग अकबर के शासन के समय पर भी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है NA अकबरी, इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर कुछ डेटा ऐसा भी है जो पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ के बारे में बात करता है। तो जनगणना ऐसा नहीं है नया कॉन्सेप्ट है, एंशेंट और मिडेवल इंडियाज के समय से ही चलता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जनगणना। अब बात आती है कि चलो इतिहास की बात छोड़ो, मॉडर्न टाइम्स की बात करो। ज़माना बदल चुका है, तो करंट समय पर अगर हम मॉडर्न टाइम्स में बात करेंगे जनगणना वो कैसे हुई है, ज़रा वो डिस्कस करते हैं। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि भाई हमारे देश की सबसे पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, ये बताइए। दोस्तों फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो भारत का कंडक्ट किया गया था वो 1830 में किया गया था हेनरी वॉल्टर के थ्रू। कहाँ पर? ढाका में। ढाका जो उस समय पर इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो इस सेंसस के अंदर में जो पॉपुलेशन का डेटा है, उनका सेक्स, एज, ग्रुप, ये सब के बेसिस पर डेटा तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पहला कंप्लीट सेंसस 1830। उसके बाद जो दूसरा सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1836 से 1837 के बीच में किया गया था। ये किसने किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था। ये डेटा मैं अपनी साइड से नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट पर ये चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो ये नाम ध्यान रखने हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब दोस्तों सेंसस भी जो स्टार्टिंग में हुए ना, 2 प्रकार से हुए। एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस और एक होता है सिंक्रोनस सेंसस। अब पहले हम बात करते हैं नॉन सिंक्रोनस सेंसस की। दोस्तों नॉन सिंक्रोनस सेंसस का मतलब है जगह जगह पे, मतलब हर जगह का अलग अलग जनगणना करना। भाई देश में ये छोटा सा पोर्शन है, यहाँ की गिनती अलग करना पॉपुलेशन की। और सिंक्रोनस मतलब पूरे देश की एक बार में पूरा डेटा निकाल देना, पूरे देश के लेवल पर जनगणना करना। समझ गए? तो नॉन सिंक्रोनस सेंसस की जब बात आती है तो एक सिस्टमेटिक मॉडर्न तरीका है यहाँ पर पॉपुलेशन की काउंटिंग का, जिसको 1865 से लेकर 1872 में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अपनाया गया। समझ गए? लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जो पहला कंप्लीट सेंसस था पूरे देश के लेवल पर, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो आया वो होता है 1881 में। पूरे देश के लेवल पर जनगणना 1881 में जो हुई थी वो WC प्लॉडन ने करवाई थी, उस समय के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया।
इस सेंसस में मेन फोकस यही था कि हमारे देश का कंप्लीट कवरेज किया जा सके, पूरा डेटा क्या है। तब से यहाँ पर जो ये सेंसस है वो हर 10 साल में कंडक्ट होने लगा। तो हर 10 साल में सेंसस होता ही है। इसीलिए तो बोला था कि भैया 2011 में आखिरी हुआ था, 2021 में होना था, बट वो डिले हो गया अब की बार। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2021 वाला जो सेंसस होना था, जो कि होगा आगे, तो उसमें अब की बार नया चीज़ क्या ऐड की जा रही है। पहली बार ये जो सेंसस है इसमें डिजिटली मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कह सकते हैं प्रोविज़न आपका ऑनलाइन वाला भी है। अब की बार जो नया सेंसस होगा इसको 18 भाषाओं में, स्पेशली हमारे भारतीय संविधान ने 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से 18 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर में इस सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। जबकि 2011 वाली जो जनगणना है वो 22 में से केवल 16 भाषाओं में कंडक्ट की गई थी। तो अब की बार इसका एक्सेस बढ़ जाएगा। अब की बार यहाँ पर इस जनगणना में एक अदर कैटेगरी जो ऑप्शन ऑफ अदर है ये भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, थर्ड जेंडर जो मतलब अदर कैटेगरी थी उसको हटाकर यहाँ पे थर्ड जेंडर करके नया ऑप्शन आ जाएगा, ये बताया गया। ठीक है, पिछली बार जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें अदर कैटेगरी में 5 लाख लोग थे स्पेशली। अब की बार इसको अदर कैटेगरी के बजाय थर्ड जेंडर करके यहाँ पर इसको लाने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा पूरे 140 साल का जो इतिहास है हमारे सेंसस का, उस पूरे इतिहास में कि भारत में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ऑनलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपनाया जाएगा अब की बार के इसमें सेंसस के अंदर में। ठीक है, अब इसका दिए कुछ डेटा है, इसको ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रख सकते हैं इसी जनगणना में एक और जनगणना आती है कास्ट बेस्ड। अभी हम बात कर रहे थे ना आर्टिकल में, कास्ट सेंसस, ये जाति के आधार पर की जाती है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों। जाति के आधार पर पता चलता है कि भाई हाँ इस कास्ट के कितने लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा डेटा निकलेगा। अब इस कास्ट के कितने लोग हैं, उनको कितना हक मिल रहा है, इसको लेकर फिर आगे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया। अब जैसे यहां पर बोला जा रहा है इसमें एक दिक्कत है दोस्तों। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना यह है कि जब बात आती है कास्ट की, तो कास्ट में आप कितनी कास्ट देखोगे, ऐसे तो कई कास्ट निकल आएंगी। और सब मान लो जैसे कि हम लोग बात करते हैं यादव की। अब जैसे मैं भी यादव हूं, तो यादव की जब बात होती है तो यहां पर कोई यदु लगाता है, कोई यदुवंशी लगाता है, ऐसे और भी कई सारे नाम आते हैं दोस्तों। है वो यादव लेकिन यदु, यदुवंशी और ऐसे अलग अलग यहाँ पर नाम लगा लेने लगते हैं। तो इससे होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, होता यह है कि कास्ट एक ही है लेकिन अब यहाँ पर इसमें भी अलग अलग वेरिएशन बट गए आगे। तो आप कैसे करोगे इसमें कास्ट सेंसस, ये यहाँ पर एक समस्या भी इसमें देखने को मिलती है जो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है। लेकिन आप इस वाले आर्टिकल को भी देखोगे जिसको के अशोक वर्धा सेठी साहब ने लिखा है, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप्स को अगर आप देख पाओगे तो इतिहास में कई सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। अभी हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल पढ़ा, कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर के आधार पर भी दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप इस डिस्क्रिमिनेशन को रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास में प्रॉपर आइडेंटिटी वाइज डेटा नहीं होगा, ये बात ये बोलते हैं। इनका कहना यह है कि जो कास्ट वाइड सेंसस का डेटा है ये अगर हमारे पास में आएगा तो इससे जो डिमांड्स हैं अलग अलग कास्ट ग्रुप्स की, उनको यहाँ पे कम किया जा सकता है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे अगर हमारे पास में डेटाज होंगे। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक जो ड्राफ्ट लिस्ट है ऑफ कास्ट वो यहाँ पर तैयार करनी चाहिए हर एक स्टेट के अंदर में। उस लिस्ट को ऑनलाइन पब्लिश करना चाहिए। पब्लिक से यहाँ पर सजेशन और कमेंट्स मांगने चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस क्या होता है, ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, आगे आते हैं। राइटर बोलते हैं कुछ भी हो अभी भी कास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे देश में। उसके बेसिस पर ही यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं क्योंकि ये कास्ट सेंसस फेल हो गया, करने की कोशिश की। फेल होने के पीछे का रीज़न ये था कि जब किया गया दोस्तों तो अनफॉर्चुनेटली 46 लाख कास्ट निकल कर आई। 46 लाख, वही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था। कास्ट के डुप्लीकेशन बन रहे थे। मैंने अभी यादव वाला आपको एग्जांपल दिया ना, इसमें यहाँ पर अलग अलग यदु कोई लगाता है, यदुवंशी लगाता है, तो ऐसे है कास्ट लेकिन बढ़ गए बहुत सारे। तो ऐसे दोस्तों 46 लाख कास्ट निकल कर आए। रिजल्ट कभी रिलीज़ ही नहीं किया गया। जो आखिरी वाला कास्ट सेंसस हुआ था, एक बार करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट रिलीज़ ही नहीं किया। क्यों? कास्ट इतनी सारी निकल कर गई, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था या होगा भी नहीं, बट प्रॉब्लम्स हुई ना, तो वो बताया गया कि भाई यहाँ पर ये सिचुएशन फेल हो गई है।
क्योंकि चीज़ों को डिज़ाइन तरीके से नहीं किया गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा और एक्शंस कर लेने होंगे। तो यह है कास्ट सेंसस और उससे संबंधित दिक्कतें। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल हमने यहाँ पर एडिटोरियल के बेसिस पर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में। असम के अंदर में लगातार बाढ़ देखने को मिल रही है। हर साल असम में भयानक बाढ़ आती है और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। इस बार भी दोस्तों असम में बाढ़ देखने को मिली, जिसकी वजह से जो मृत्यु लोगों की हुई है उसकी जो संख्या है बढ़कर 66, कहीं पर बताया जा रहा है 80 तक पहुंच गई है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार असम में हर साल बाढ़ आने के पीछे का रीज़न क्या है, मेन रीजंस, कारण क्या है, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो बात जाननी जरूरी है। और ध्यान रखिएगा इसी आर्टिकल के बेसिस पे आज मैं मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसको अटेम्प्ट करना। जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए बात करेंगे हम लोग अपने असम फ्लड्स के बारे में। तो हाल ही में यहाँ पे असम के अंदर जो बाढ़ आई है उसकी वजह से 60 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 3,60,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुँचे हैं। 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की जो फसलें हैं दोस्तों वो अफेक्ट हुई हैं इस बाढ़ की वजह से। 130 से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस बाढ़ की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो बाढ़ है, ये जो फ्लड है, ये होती क्या है। अब भाई इसमें कुछ सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा बाढ़ है क्या। भाई यहाँ पर जो फ्लड है, यहाँ पे कह सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का एक प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो हमारा पानी है नदियों के अंदर में वो इस तरीके से बढ़ना चालू होता है या भर जाता है, या बारिश की वजह से यहाँ पर भर जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है इतना ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है, जितनी भी सूखी जगह है वो सब पानी की चपेट में आ जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं। वही हमारा बाढ़ कहलाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये डेटा शॉकिंग है। 1998 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 2 बिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में अफेक्ट हुए हैं इस फ्लड्स की वजह से, इन बाढ़ की वजह से। अब क्वेश्चन ये है आखिरकार इन बाढ़ के पीछे का कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो कॉजेज़ में आप देख पाएंगे एक मेन कारण है हैवी रेनफॉल, भारी भरकम बारिश होना, या बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है उसका भी तो पानी नदियों में आएगा, फिर नदियों का पानी बाहर निकलेगा। या कई बार बहुत भारी स्टॉर्म आते हैं, सुनामी, साइक्लोन्स, ये मेन रीज़न बनते हैं दोस्तों बाढ़ के। अब क्वेश्चन यह है कि बाढ़ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ फ्लड्स में सबसे पहला फ्लड आता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड में दोस्तों बहुत तेज़ी से, यानी कि इतनी भयंकर बारिश हो रही होती है कि अचानक से यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ जाता है और अचानक से एक भयंकर बाढ़ आती है। फिर होती है एक रिवर फ्लड। यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से, लगातार बर्फ़ पिघलने की वजह से नदी का पानी लगातार इंक्रीज़ होता चले जाता है और वो अपने कैपेसिटी से फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आसपास के जो एरिया हैं उनको अपने अंदर डुबा देता है। वो होती है रिवर फ्लड। फिर एक होती है कोस्टल फ्लड। ये कोस्टल यानी तट वाले एरियाज़ पर आती है, जो हमारे तटीय रीजन्स हैं, समुद्र के किनारे हैं, ऐसे स्टेट्स भी हैं, वहाँ पर भारी भरकम स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये बाढ़ आने लगती है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ फ्लड्स हैं। अब क्वेश्चन आता है इंडिया में जो स्टेट फ्लड्स है उसकी ओवरऑल स्थिति क्या है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों, भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर्स का है, जिसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा का जो ज़मीन है वो हमारा बाढ़ से संबंधित ज़्यादा रिस्क से गुजरता है। समझ गए। अब जो फ्लड रिलेटेड डैमेजेस है, बाढ़ की वजह से जो डैमेज हो रही हैं वो साल ब साल बढ़ते चले जा रहा है। बताया गया 1996 से लेकर 2005 के बीच में बाढ़ की वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ था 4,745 करोड़ रुपया का। फिर उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा, अगर हम पिछले 53 सालों की बात करें, लास्ट 53 ईयर्स की बात करेंगे, तो लास्ट 53 ईयर्स में हमारे देश को 1,805 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है ड्यू टू दी फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम स्पेशली असम की बात कर रहे हैं, तो असम में फ्लड्स का मेन कारण क्या है। तो कारण में दोस्तों सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। असम के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो बारिश अगर होगी तो नदियों का पानी बाहर छलकेगा, अपनी कैपेसिटी से यहाँ पर वो इंक्रीज़ होगी। तो असम में दोस्तों 120 से ज़्यादा नदियाँ हैं ऐसा बताया गया। कई सारे नदियाँ जो हैं वो सीधा माउंटेन यानी ऊपर पहाड़ियों से, हिल से निकल कर आ रही हैं। फिर वहाँ की बर्फ़ भी कभी पिघलती है तो उससे यहाँ पर सीधा नदियों का पानी ऊपर उठता हुआ नज़र आता है, एक्सीड होता है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है असम की, जो असम से बहती है, पूरे असम को क्रॉस करती है। उसकी वजह से भी यहाँ पर दोस्तों हर साल बाढ़ आती है असम के अंदर में। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है मॉनसून। मॉनसून जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि साल में जो एनुअल रेनफॉल एवरेज है वो 2900 mm का है, और सबसे ज़्यादा बारिश जून और जुलाई में होती है। तो डेटा जो है असम सरकार का, उसके अकॉर्डिंग 85%, 85% जो हर साल की बारिश है असम में, वो ब्रह्मपुत्र बेसिन को बढ़ा देती है, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये फ्लड्स आती हैं। तो इन फ्लड्स में मॉनसून का और मॉनसून से होने वाली जो बारिश है उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से असम में हर साल लोग परेशान होते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है तिब्बतन प्लाटियों में, स्पेशली ऊपरी वाले भागों में। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इससे भी जो ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर फ्लो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जो हमारी नदियाँ हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऊपर बर्फ़ पिघलेगा, वो सारा पानी नदी में आएगा, जिसकी वजह से असम वगैरह में, असम नीचे है, वो पानी बहता बहता आएगा और इससे यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग वाली सिनेरियोज़ बनते हुए नजर आएंगे। ये है कारण। फिर कारण अभी थमे नहीं है दोस्तों, एक और कारण है ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसानों की खुद की हरकतें, खुद की एक्टिविटीज़। जो हमने एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, एम्बैंकमेंट क्या होता है? नदी के पानी को रोकता है, फ्लड से बचाने का काम करता है, एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई जाती है। तो इस प्रकार के जो एम्बैंकमेंट है दोस्तों, इनकी बनाने की शुरुआत होती है असम में 1960s में, ताकि बाढ़ को रोका जा सके, नदी के पानी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सब एम्बैंकमेंट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बदतर है, जिस चक्कर में पानी रोक ही नहीं पाते। फिर आती है पॉपुलेशन बूम। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि दिक्कत ये भी है दोस्तों कि इस बाढ़ की वजह से बर्बादी बहुत हो रही है। हम ये देखते हैं भाई कितने सारे लोग करंट समय पर परेशानियां झेल रहे हैं, हज़ारों लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, वो उठकर सीधा ऊपरी वाले भाग में जा चुके हैं, बाढ़ की वजह से परेशान हैं। रीज़न ये है क्योंकि पॉपुलेशन ही बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर बोला जा रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने से असम की स्टेट इकोलॉजी पे भी एक प्रेशर पड़ा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के रीजन जो पहले खाली रहा करते थे दोस्तों, 2011 के सेंसस के बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स पता ये चलती हैं कि वहाँ सभी जगह पर ह्यूमन सेटलमेंट्स हो चुके हैं, इंसान बस रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर बस चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो जब जब यहाँ पर नदी में बाढ़ आएगी तो उन लोगों पर भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी एक रीज़न है दोस्तों, पॉपुलेशन बूम, जिसकी वजह से एक भयंकर इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए अब आगे आते हैं। फिर है झूम कल्टीवेशन। ये भी एक मेन रीज़न है बाढ़ के पीछे का। झूम कल्टीवेशन क्या है आपको पता है ना? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर अपनाया जाता है। एक जगह पर हम लोग खेती करते हैं, फिर उस एरिया को साफ़ करते हैं, जलाते हैं, नए एरिया पे जाते हैं और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो शिफ्ट होकर यानी कि एक जगह बदल कर खेती की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ही दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हो? स्लैश एंड बर्न। उगाया, फसल कटाई की, उसके बाद जला दिया, वहाँ पर उस एरिया को साफ़ कर दिया जलाकर स्पेशली। इससे यहाँ पर हमारी जो मिट्टी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपना ख़त्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर दोस्तों मिट्टी में इरोजन देखने को मिलता है, ऊपरी भाग हटने लगता है, जिससे पानी का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न बन जाता है। ये सभी चीज़ें वो दर्शा रही हैं कि भाई सीधा असम के इकोलॉजी पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर बात आती है कि चलो ये फ्लड्स वगैरह सब कुछ हमने समझा, क्या कारण है, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन ये है कि इन फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है दोस्तों असम पे वो बहुत भयंकर पड़ रहा है। अब वो इम्पैक्ट किस तरीके से? जैसे यहाँ पर बात आती है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ की। भाई जब ये बाढ़ आती है तो इसकी वजह से कई सारे जानवरों की जान चली जाती है। बताया गया है कि 130 से ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिसमें 6 वन हॉर्न राइनोज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में, उनकी डेथ हो गई है इस बाढ़ की वजह से। कुछ और दूसरे एनिमल्स जो ख़त्म हो चुके हैं, 117 हॉक डियर, 2 सांबर डियर, रेसस मकाओ और दूसरे कुछ और जानवर। काजीरंगा करंट समय पर दुनिया का सबसे बड़ा घर है वन हॉर्न राइनोज का। इनकी पॉपुलेशन पर भी एक बुरा असर पड़ रहा है इन फ्लड्स की वजह से।
तो सबसे पहली चीज़ एनवायरमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्लड्स की वजह से। दूसरा यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो है डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सिंपल सी बात है, बाढ़ आएगी तो एक भयंकर तबाही लेकर आएगी। रोड्स, दूसरे बिल्डिंग्स, घर, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देता है। तीसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जब भी असम में बाढ़ आएगा दोस्तों, तो इसकी वजह से 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। अपने घरों से निकलना पड़ेगा, उन्हें सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा, रिलीफ कैंप पर पहुंचना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल भी यहाँ पर एक भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है इन फ्लड्स का। अब फिर बात आती है लास्ट में वे फॉरवर्ड की, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिससे लोगों के ऊपर में जो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, स्थिति को सुधारा जा सके। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम ये हमें लागू करने होंगे। हमें ज़रूरत है अर्ली वार्निंग सिस्टम की, रेस्पॉन्स सिस्टम की, ताकि हम ऐसे जो बाढ़ आ रही है उसको तुरंत अडॉप्ट कर सके। हमने देखा इतिहास में कई भयंकर बाढ़ें आ चुकी हैं, स्पेशली असम के अंदर में। तो ज़रूरी है इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाए ताकि लोग अलर्ट हो जाएंगे पहले ही। और ऐसा मुद्दा दोस्तों पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है साल 2021 में। पार्लियामेंट्री पैनल ने भी सजेस्ट किया था कि भाई जो फ्लड वार्निंग सिस्टम्स हैं, यानी बाढ़ आ रही है इसको लेकर एक वार्निंग देने वाला सिस्टम लगाया जाए। सायरन्स बच जाएंगे, लोगों को यहाँ पर पता चलेगा, लोग तुरंत एक्शन ले सकेंगे, अपनी जान बचा सकेंगे। दूसरा यहाँ पर जो हमें चीज़ अपनानी होगी या करना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको वेल डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हर साल रेनफॉल आता है, तो ऐसा रेनफॉल रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। और ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास आप इस तरीके से सेटलमेंट्स ना फैलाएं जैसे आपने सेटलमेंट्स फैला रखा है, क्योंकि अगेन फिर वही इम्पैक्ट पड़ेगा जब नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा। फिर एक और चीज़ है, कोलैबोरेटिव एफर्ट अपना सकते हैं। हमें कॉपरेशन बढ़ाना होगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को साथ में आना होगा ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो ये फ्लड रिलेटेड सिचुएशन है इसको साथ में मिलकर हम लड़ेंगे, मैनेज करेंगे साथ में मिलकर, क्योंकि अकेले भी करने की बस की बात नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम क्या कर सकें, आपस में मिलकर काम कर सकें। फिर बात आती है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की। यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको फ्लड एरियाज़ में, ऐसा पता है कि भाई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बाढ़ आने के सबसे ज़्यादा खतरे रहते हैं, भाई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप क्यों कर रहे हैं, फिर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो उन सब चीज़ों को रोकना होगा, लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का काम आपका है। फिर बात आती है रोल एक्सपेंशन की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी। केंद्र सरकार को इस फ्लड कंट्रोल सेक्टर्स के अंदर में अपना ज़्यादा रोल निभाना होगा और इससे संबंधित बाढ़ों को रोकने के लिए जो स्कीम है वो लानी होंगी। और ऐसी स्कीम में केंद्र सरकार को कम से कम 90% की फंडिंग देनी होगी। 90% केंद्र सरकार फंड करेगी और 10% असम की सरकार। इस बेसिस पे दोस्तों अगर काम किया जाएगा, इस रेशियो पे काम किया जाएगा, तो वैसे दोनों मिलकर कोलैबोरेटिव वे में कर रहे होंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे, चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होंगे, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उसे सीख रहे होंगे। तो उसके बेसिस पे बाढ़ की वजह से होने वाली तबाही जो है उसको थोड़ा कम किया जा सकेगा, वो यहाँ पर बताया गया। अब एट द लास्ट यहाँ पे एनडीएमए की कुछ गाइडलाइन भी शेयर की गई हैं। एनडीएमए ने, जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडलाइन शेयर की हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कि भाई देखिए, आपको पता है कि हाँ इस एरिया में बाढ़ हर साल आती ही आती है, तो आप वहाँ पे घर क्यों बना रहे हैं, है ना, कहीं और बना लीजिए। उसके अलावा आपने क्या करना होगा, जो चेक वॉल्स वगैरह हैं वो सब लगाने होंगे अपने सीवर ट्रैप्स के अंदर में, ताकि जो ये फ्लड है, फ्लड से यहाँ पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, फ्लड से यहाँ पर थोड़ा सा आप बचा सकें अपने आप को। उसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स वगैरह उनके साथ में कांटेक्ट करना होगा और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे जो फ्लड को झेल सकें। फिर बताया गया वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार करो। फिर मान लो यहाँ पर जो फ्लड है, मान लो कोई बाढ़ आती है, तो उस समय पर जो इन्फॉर्मेशन है रेडियो टीवी तुरंत उसके माध्यम से फैलाना ज़रूरी है। लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर बाढ़ आ सकती है कभी भी, तो उससे पहले ही यहाँ पर वार्निंग दी जाए लोगों को, ताकि बचाया जा सके लोगों को, है ना। ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए, अब भारत में फ्लड प्रोन एरियाज़, ये सभी एरियाज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। जो रेड पोर्शन है, यहीं पर हम असम की बात कर रहे हैं। असम का भी ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा खतरे में रहता है हर साल बाढ़ की वजह से। नाउ अब आते हैं दोस्तों आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आर्टिकल को अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट आर द
वेरियस कॉजेज ऑफ रेगुलर फ्लड्स इन असम। जो असम के अंदर में भारत का जो हिस्सा है, मेन स्टेट है, वहाँ पे जो रेगुलर बाढ़ आ रही है उसके पीछे के मेन कारण क्या है। साथ ही साथ में आपने डिस्कस करना है कुछ तरीके जिससे हम इस बाढ़ के इम्पैक्ट को, बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, असम में नियमित बाढ़ के विभिन्न कारण क्या है, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। चलिए आगे आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। इस सेशन के अंदर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज वर्ड ऑफ द डे मैं लगाना भूल गया हूँ यार, कोई बात नहीं, कल फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन ये है, कौन कौन से देश हैं जो INSTC कॉरिडोर में इन्वॉल्व हैं। सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, ईरान एंड रशिया। ये वो 3 देश हैं दोस्तों जो यहाँ पर आपको INSTC कॉरिडोर में देखने को मिलेंगे। वैसे कुछ और कंट्रीज़ भी आपको नज़र आएंगी इस कॉरिडोर में, बट यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पर बात करेंगे पर्टिकुलरली तो ये 3 देश हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पता है ना INSTC कॉरिडोर क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहाँ पे भारत ने ईरान के साथ अज़रबैजान की मदद से यहाँ पर रशिया को जोड़ा है। रशिया ने रिसेंटली कोयले की ट्रेन भी भेजी है इसी रास्ते के माध्यम से इंडिया में। ठीक है, क्लियर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं अपने इस सेशन को यहाँ पर समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।